जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप चले तो दुनिया में शांति करवाने के लिए। यूक्रेन रशिया शांति में हुए फेल। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी ट्रंप के साथ माथा मारकर हाथ पैर मारकर गए थक, तो अब पहुंचे मोदी जी की शरण में। जी हां दोस्तों, जल्द करने वाले हैं भारत का दौरा। कह दिया कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो शांति करवा सकता है। पीएम मोदी ही अब कुछ करेंगे। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे दुनिया में बड़ी भारत की साख, भारत की ताकत। दबाव बनाने वाला ट्रंप भी हुआ हैरान। आपको बताएंगे दोस्तों, जो ट्रंप नहीं कर पाए वो मोदी जी कैसे करके दिखा सकते हैं। इसी बीच आपको बताएंगे पूरे यूरोप को ट्रंप ने कहा था कि मैं तो भारत पर दबाव डाल रहा हूं, तुम लोग सारे मिलकर भी भारत पर दबाव डालो। लेकिन दोस्तों, भारत की स्वतंत्र नीति, भारत के डिप्लोमेसी के सामने दोस्तों हर एक हुआ फेल। अब यूरोप ने भी भारत के साथ वो फैसला ले लिया जिसने हर किसी को चौंका दिया। दोस्तों, भारत के बाद अब यूरोप ने भी ट्रंप को तगड़ा झटका दे दिया। इन दो देशों ने अमेरिका के 5 IVPD के फाइटर जेट F-35 खरीदने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, भारत पर दबाव डलवाने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यूरोप ने ही तगड़ा झटका दिया। दोस्तों, उधर बताएंगे पाकिस्तान फिर एक बार बना फैक्ट्री ऑफ टेरर, यानी आतंकवादियों की फैक्ट्री। जैश लश्कर के 300 आतंकी ठिकानों के लिए ऑनलाइन फंडिंग हुई शुरू। जी हां दोस्तों, जिसने भारत को चौंका कर रख दिया। दोस्तों, उधर सऊदी अरब में फिर एक बार संकट मोचक बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। किया ऐसा काम कि दुनिया में होने लगी वाहवाही। बताएंगे दोस्तों ऐसा क्या किया मोदी सरकार ने सऊदी अरब में। तो वहीं दोस्तों, ट्रंप ने ईरान के तेल कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका इजराइल को बड़ी टेंशन देते हुए कई देशों में हथियारों की फैक्ट्री लगाने का कर दिया दावा। मजा दिया हड़कंप। दोस्तों, आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बताएंगे बांग्लादेश पहुंचकर इशाक डार भारत के खिलाफ कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। शेख हसीना को हटाने वाले नेताओं ने इशाक डार से क्या कहा, क्या भारत के बिना बनाएंगे सार्क गठबंधन। दोस्तों, बस आप वीडियो के लास्ट तक आराम से बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की स्वतंत्र नीति और भारत की बढ़ती साख और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत को बनता नंबर 1 देख। अगर आप भी भारत का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि ये सब कुछ नए भारत में हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के दोस्तों कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जल्दी भारत का दौरा कर सकते हैं। भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के निमंत्रण के बाद दोनों पक्ष तारीख तय करने में जुटे हैं। समाचार एजेंसी ANI से पोलिशचुक ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया है। दोनों पक्ष इस पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की निश्चित रूप से भारत आएंगे। खास बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत आने वाले हैं। यूक्रेनी राजदूत ने कहा कि ये जेलेंस्की का दौरा हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम एक निश्चित तारीख पर सहमत होने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अगस्त 2024 में यूक्रेन का ऐतिहासिक दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया था। दोनों नेता अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों के दौरान कई अन्य अवसरों पर भी मुलाकात कर चुके हैं। जेलेंस्की के दौरे की जानकारी ऐसे समय आई है दोस्तों जब अमेरिका यूक्रेन में शांति प्रयासों के लिए जोर लगा रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। हालांकि अभी तक रूस ने युद्ध रोकने का कोई संकेत नहीं दिया है। यहाँ तक कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तो ये कह दिया कि व्लादिमीर पुतिन का जेलेंस्की के साथ 1-to-1 मुलाकात का कोई भी इरादा नहीं है। ट्रंप से मुलाकात के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन किया था और उन्हें बैठक के बारे में सारी जानकारियां दी थी जो अलास्का में हुई थी। अब ऐसे में बता दे दोस्तों, जेलेंस्की को सारी उम्मीदें अमेरिका के साथ खत्म हो चुकी है। अब जेलेंस्की भी ये समझ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा से ज्यादा लड़ाई लड़वा सकता है, वो हथियार प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन शांति करवाना ट्रंप के बस की बात नहीं है। ऐसे में दोस्तों, अब यूक्रेन भारत को सबसे ज्यादा अहम मानता है, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि रशिया के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, भाईचारे वाला संबंध है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जो करेंगे वो हो पाएगा। यहाँ तक कि जेलेंस्की को यह भी पता है कि भारत कहता नहीं है, लेकिन वाकई में भारत करके दिखाता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ढोल नहीं पीटता कि हमने शांति करवाया, हमने शांति करवाया। जबरदस्ती किसी को फोन नहीं करता कि अगर शांति समझौते के लिए हामी नहीं भरी या फिर
मुझे नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए हामी नहीं भरी तो मैं तुम्हारे देश पर प्रतिबंध लगा दूंगा। अमेरिका की तरह भारत ऐसा कुछ भी नहीं करता। भारत सदैव अहिंसा के हित में रहा है और यही कारण है कि यूक्रेन भारत को सबसे ज्यादा अहम मानता है। दोस्तों, यूक्रेन के राजदूत पोलिशचुक ने कहा कि मॉस्को के साथ नई दिल्ली के संबंधों के कारण शांति वार्ता में भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार मानता है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में भारत की अधिक भागीदारी का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन में शांति स्थापना प्रक्रिया में भारत की अधिक भागीदारी की उम्मीद करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की पूर्व में की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति और संवाद के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका के ऑफिसर्स भी जानते हैं कि भारत यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने कहा था कि यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है। अगर भारत चाहेगा तो तुरंत के तुरंत शांति समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत की भूमिका के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि डेट्स फाइनल की जा रही है दोस्तों कि आखिर कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भारत में जेलेंस्की की मुलाकात हो पाएगी, कब जेलेंस्की भारत आएंगे, इस चीज को लेकर डेट्स को फाइनल किया जा रहा है। और सब में गौर करने वाली बात तो दोस्तों यह है कि व्लादिमीर पुतिन भी भारत आने वाले हैं इसी साल। ऐसे में ये साल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है अपने भारत के लिए और वर्ल्ड कूटनीति के लिए, जियोपॉलिटिक्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम बार बार कहते हैं हर एक लेटेस्ट खबर को पाने के लिए अगर पहली बार इस वीडियो पर हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारी इस फैमिली के मेंबर बन जाइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं इसी से जुड़ी जहां तो वहीं भारत के बाद अब यूरोप ने भी ट्रंप को दे दिया तगड़ा झटका। इन दो देशों ने अमेरिका के 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 खरीदने से कर दिया इनकार। दोस्तों, भारत के बाद अब यूरोप से भी अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। ट्रंप प्रशासन की उम्मीदों को उस समय धक्का लगा जब स्पेन और स्विट्जरलैंड ने अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को खरीदने से साफ साफ इनकार कर दिया। दोनों देशों ने इसके बजाय यूरोपीय विकल्पों पर भरोसा जताते हुए अपनी रक्षा रणनीति को नई दिशा दी। स्पेन और स्विट्जरलैंड के हालिया फैसलों ने अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान से दूरी बनाने की ओर यूरोप के रुख को और स्पष्ट कर दिया है। ये कदम सिर्फ कीमतों पर विवाद की वजह से नहीं है बल्कि अमेरिका के सस्टेनमेंट मोनोपोली को लेकर चिंता भी है, जिसमें भविष्य के सभी अपग्रेड सॉफ्टवेयर और ऑपरेशनल डेटा पर अमेरिका का नियंत्रण होगा। ये स्थिति बदलते राजनीतिक हालात में रणनीतिक जोखिम पैदा करती है। स्पेन ने अचानक अपने F-35 खरीदने की योजना को खत्म कर दिया। पहले ये माना जा रहा था कि मैड्रिड अपनी नौसेना के जुआन कार्लोस फर्स्ट एयरक्राफ्ट करियर के लिए F-35 भी खरीदेगा, लेकिन अब उसने ये योजना रद्द कर दी है। इसके बजाय स्पेन ने 25 नए यूरो फाइटर टाइफून खरीदने और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS पर जोर देने का फैसला किया है। यह निर्णय स्पेन की नौसैनिक ताकत को फिलहाल कमजोर करेगा क्योंकि अब अगले 10 साल तक उसके पास असली 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं होगा, लेकिन इसका फायदा घरेलू उद्योग को होगा। यूरोपीय प्रोग्राम्स में अरबों यूरो निवेश करके स्पेन अपनी सप्लाई चेन, रोजगार और तकनीकी क्षमता को मजबूत करेगा और ये सब यूरोपीय स्वामित्व में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को यूरोप ने यह तगड़ा झटका उस समय दिया है जब खुद ट्रंप ने कहा था कि मैं भारत पर दबाव बना रहा हूं, तुम लोग भी भारत पर दबाव बनाओ। ऐसे में ट्रंप का इन्होंने साथ ना देकर दोस्तों उल्टा ट्रंप को ही तगड़ा वाला झटका दे दिया है और इसे ही कहते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जी हाँ, जिसमें अमेरिका हर तरीके से फेल हो रहा है। ट्रंप की सरकार फेल हो रही है दोस्तों, क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को लॉजिक के साथ नहीं बल्कि अपनी बयानबाजी से चला रहे हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि अमेरिका डूबेगा या उभरेगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान में आतंकियों का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा होने लगा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जमीन पर फिर से आतंकियों के ठिकाने खड़े किए जा रहे हैं, जिसके लिए ऑनलाइन फंडिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, लश्कर-ए-तैयबा ने मुरद के स्थित अल-कुरा आतंकी ठिकाने का नवीनीकरण करना शुरू कर दिया है। इसके लिए फंडिंग पंजाब सरकार और ऑनलाइन डोनेशन के जरिए की जा रही है। पाकिस्तान सरकार ने भी तबाह कैंप के पुनर्निर्माण का आश्वासन तस्कर को दिया है, जिसका स्वागत मुस्लिम लीग ने किया है। दोस्तों, वहीं जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तान में 313 नए आतंकी ठिकाने स्थापित करने के लिए ऑनलाइन फंडिंग अभियान शुरू कर दिया है। इससे साफ है दोस्तों कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों ने फैक्ट्री ऑफ टेरर का पुनर्निर्माण और विस्तार तेज कर दिया है। आतंकी ठिकानों के ऑनलाइन फंडिंग की पुष्टि पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की 15% आबादी द्वारा की जा रही डिजिटल ट्रांजैक्शन पाकिस्तान के लिए खतरे पैदा कर रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि इसकी वजह से पाकिस्तान को फिर से FATF में डाला जा सकता है। बता दें कि पाकिस्तान
पाकिस्तान को आतंकवाद और आतंकियों का समर्थक करार दिया गया है। भारत समेत कई देशों ने पाकिस्तान पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को समर्थन देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में इन दोनों आतंकी संगठनों के अलावा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ISIS खोरासान ISIS के जिसको कहते हैं वो भी सक्रिय है। वहीं दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर जावेद हामिद का बकाया माफ कराकर दिलाई वापसी की अनुमति। सऊदी अरब में फिर संकट मोचक बनी मोदी सरकार। जी हां, सऊदी अरब में रह रहे एक मुस्लिम युवक के लिए मोदी सरकार फिर संकट मोचक बनकर उभरी है। भारतीय दूतावास के अथक प्रयासों के बाद संकट में फंसे भारतीय युवक जावेद हामिद को स्वदेश आने की अनुमति मिल गई है। उस पर सऊदी अरब में लाखों करोड़ों रुपए का बकाया होने के चलते रियाद छोड़ने की अनुमति नहीं थी, मगर भारत सरकार के प्रयास से युवक का काफी बकाया माफ हो गया। इतना ही नहीं, दूतावास ने उसके सरकारी बकाये के भुगतान में भी मदद की। इसके बाद उसे स्वदेश वापसी की अनुमति मिल गई। युवक का नाम जावेद हामिद है, जिस पर सऊदी अरब में लाखों का बकाया था। वो इसी बीच एक दुर्घटना के बाद 4 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा। ठीक होने के बाद बकाया होने के चलते उसे वापसी की अनुमति नहीं थी, मगर भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद युवक को सऊदी अरब के एग्जिट क्लियरेंस यानी प्रवासन निकासी अनुमति दिलाई गई। अब आप ही देखिए दोस्तों, आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ समुदाय भारत की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करती है कि वो दूसरे समुदायों को वो तवज्जो नहीं देती जो किसी और धर्म के लोगों को देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और नया मिसाइल भारत की मोदी सरकार ने कायम किया है। अब आप देखिएगा दोस्तों, किसी के भी मुंह नहीं खुलेंगे। अब कोई मोदी सरकार की तारीफ नहीं करेगा। उनको लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ एक ही कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, जबकि इस फैसले ने दिखा दिया कि मोदी सरकार भारत के हर एक नागरिकों को एक जैसा ट्रीट करती है। दोस्तों जो खबर बता रहा है वही हम आपको बता रहे हैं, हम आपसे अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, आप खुद देख सकते हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों जो भारत को 2 खेमे में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर ईरान ने अमेरिका इजराइल को दी बहुत बड़ी टेंशन। कई देशों में हथियारों की फैक्ट्री लगाने का किया दावा। जी हां, ईरान इजराइल के बीच पिछले दिनों भयंकर युद्ध हुआ था। ये युद्ध 12 दिनों तक चला था, जिसमें 13 जून 24 जून 2025 तक दोनों देशों की ओर से भारी बमबारी की गई। इसकी शुरुआत 13 जून 2025 को इजराइल की ओर से की गई, जिसने ईरान में प्रमुख सैन्य और परमाणु अड्डों पर जमकर बमबारी की। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसी युद्ध के दौरान अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि उसने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने भी कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागकर हमला कर दिया। अब ईरान के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह का कहना है कि इस्लामिक देश ने कई देशों में हथियारों की फैक्ट्री लगा दी है, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित की है। हालांकि उन्होंने देशों का नाम नहीं बताया, लेकिन नासिर जादेह का कहना है कि हमारी प्राथमिकता मिसाइलों का डेवलपमेंट रही है। इजराइल के साथ युद्ध के बाद प्राथमिकताएं बदल रही हैं। ईरान की समाचार एजेंसी यंग जर्नलिस्ट क्लब के साथ एक इंटरव्यू के दौरान नासिर जादेह का ये बयान चर्चा में आ गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट की माने तो रक्षा मंत्री का कहना है कि दूसरे देशों में हमारी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज का उद्घाटन जल्द ही हो सकता है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें क्या भारत के बिना बनाएंगे सार्क गठबंधन। बांग्लादेश की नदियों से पानी की मदद, शेख हसीना को हटाने वाले नेताओं ने इशाक डार से पूछे कई सवाल। बता दें पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इस वक्त बांग्लादेश में हैं। इस दौरान राजधानी ढाका में उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ लगातार बातचीत की है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ संबंध को बढ़ाना चाहता है। हालांकि इस दौरान बांग्लादेश के कई सीनियर नेताओं ने आपसी संबंध बहाली के लिए 1971 युद्ध के लिए पाकिस्तान से माफी मांगने और बांग्लादेश पाकिस्तान की साझा संपत्ति में बांग्लादेश का हिस्सा देने की मांग की। लेकिन शेख हसीना की सरकार को गिराने वाले नए छात्र नेताओं ने पाकिस्तान को बांग्लादेशी नदियों का पानी देने की बात कही है। शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन करने वाले छात्र नेताओं ने एनसीपी नाम से पार्टी बनाई है, जिसका मकसद बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनाव में लड़ना है। एनसीपी के कुछ नेताओं ने ढाका में इशाक डार से मुलाकात करते हुए सार्क को फिर से जिंदा करने की बात कही है। इन नए नेताओं के मन में इस दौरान उस पाकिस्तान के लिए प्रेम उमड़ रहा था जहां की सेना ने लाखों बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया और 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी महिलाओं से बलात्कार किया था। इशाक डार से मुलाकात के बाद एनसीपी के नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की वजह से सार्क निष्क्रिय हो गया है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है जिसका दक्षिण एशिया में प्रभाव है। एनसीपी का प्रमुख अख्तर हुसैन ने कहा कि मैंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ सार्क को फिर से एक्टिव करने और बांग्लादेश की नदियों के जरिए पाकिस्तान की मदद करने पर चर्चा की। हालांकि चीन के इस प्रस्ताव पर नेताओं के मन में लड्डू फूट रहा है, जिसमें भारत से अलग नया सार्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बार बार साफ किया है कि भारत के बिना नया सार्क नहीं बनाया जा सकता।
तो वहीं भारत के पड़ोस में लगातार भारत के खिलाफ चल रही चालों को देखते हुए अजीत डोभाल की टीम में शामिल हुए अनीश दयाल सिंह, बता दें सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इन्हें आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मणिपुर कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी सिंह 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी के पद से रिटायर हुए थे। इस नियुक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल की टीम को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 1964 में जन्मे अनीश दयाल सिंह ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। इससे पहले वे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल बोले तो एसएसबी के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों ऐसे में अनीश दयाल जी को आप लोग कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें साउथ कोरिया और अमेरिकी राष्ट्रपति की बैठक होने वाली है, जिससे पहले नॉर्थ कोरिया ने सीमा पर बढ़ा दिया तनाव। दोस्तों किम जोंग उनके फौजियों ने पार कर दी सरहद, जवाब में बरसी तड़ातड़ गोलियां। दोस्तों उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा पर हाल ही में तनाव बढ़ गया है। रविवार को लगभग 30 उत्तर कोरियाई सैनिक गलती से या जानबूझकर सीमा रेखा एमडीएल पार कर गए। दक्षिण कोरियाई सेना ने उन्हें कई बार चेतावनी दी कि वे अपनी तरफ लौट जाएं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो दक्षिण कोरिया ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चला दी। इससे सैनिक डरकर वापस लौट गए। ये घटना ऐसे वक्त हुई जब उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा गतिविधियों को लेकर पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति और साउथ कोरिया की बैठक भी होने वाली है। इसी बीच दोस्तों ये देवी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।